हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस में जो कल पेपर हुआ था उसमें ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं, देखिएगा, भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। मतलब आप ये सोचिए कि 180 मार्क्स का फिजिक्स था और उस पूरे फिजिक्स के सिलेबस में से 21 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं केवल और केवल ऑप्टिक्स से है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो सोचिए, लगभग मतलब ये अकेले एक चैप्टर से आ रहा है। मतलब आपका फिजिक्स का जो कट ऑफ जाता है ना, वो तो ये एक चैप्टर ही बस कट ऑफ पार कर देगा, ठीक है ना। और कट ऑफ इस बार फिजिक्स का कम जाएगा। मतलब समझिए, एक चैप्टर अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये कट ऑफ को पास करवा दे रहा है। तो सोच सकते हैं इस चैप्टर ऑप्टिक्स का वेटेज क्या है। हाई वेटेज इस बार पूछा गया है। 180 में से 21 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स में जो सवाल आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा, ये चार, पाँच, छः, छः सवाल आए हैं ऑप्टिक्स से। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ। तो देखिएगा, बोला क्या जा रहा है कि अगर एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा 20 सेंटीमीटर। तो पूछा गया कि बताइए पावर, उसका जो पावर है, पावर का ग्राफ कैसा होगा विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है पावर और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए, क्वेश्चन बोला गया कि ये लेंस, इस लेंस को एक लिक्विड में रखा गया, तो बाहर में लिक्विड है, ठीक है। इसका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। हाँ, दोनों का रेडियस यहाँ पर R1 R2 बराबर दे रखा है। कितना है? इसका वैल्यू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा गया इसका पावर निकालिए। अच्छा, ये बताइए लेंस में का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस में का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू लेंस का अपॉन मीडियम का -1 n2। अगर ये बाई इक्वी कॉन्वेक्स है तो यहाँ पर 1/r1 और 1/r2 दोनों बराबर है, और माइनस माइनस प्लस 2/r लिख सकते हैं साइन कन्वेंशन से। अच्छा, तो ये फोकल लेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू, बताइए लेंस का दे रखा है 1.5 अपॉन मीडियम का n है -1, 2 r का वैल्यू दे रखा है कितना 20 है, लेकिन आपको मीटर में रखना है क्योंकि पावर डायोप्टर में कब आएगा, जब एसआई यूनिट में को मीटर में। तो ये हो जाएगा 20 मतलब 0.2, ठीक है, मीटर हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 1/f का वैल्यू आ जाएगा 1.5 अपॉन n -1 इंटू, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, तो ये है 1/f का वैल्यू, लेकिन हमसे पूछा गया है पावर। तो ये बताइए कि पावर कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, पावर का वैल्यू अगर लेंस आपका एयर में है तो ये ही आपका पावर हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/f। तो इसका वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, आप रखिए n का वैल्यू 1 है, एयर में n का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो जैसे ही आप 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 1.5, 1 - 1 मतलब इंटू 10 मतलब आधा, मतलब 5 आ जाएगा। तो जब लेंस जब एयर में रखा हुआ है तो इसका वैल्यू है 5। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में 5 से स्टार्ट किया गया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में। अच्छा, दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि पावर का वैल्यू जीरो कब होगा। तो जीरो कब होगा बताइए, जब n का वैल्यू, तो अगर हम बात करें इफ n का वैल्यू अगर 1.5 अगर रखते हैं यहाँ पर, तो 1.5 अपॉन 1.5 1 हो जाएगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा,
मतलब पावर का वैल्यू 0 हो जाएगा कब? जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। दैट मीन्स जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा 1.5 पे। तो ऐसा आपको फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ए और बी में से होगा। अब बताइए ए होगा या बी होगा? तो अब देखिए ग्राफ का नेचर देखिए, स्ट्रेट लाइन है और पहले वाले में थोड़ा कर्व है। तो ये बताइए कि, और ध्यान से देखिएगा, जो आपका n का वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 पे वैल्यू तो हमने निकाल लिया, एयर पे कितना वैल्यू है? 5। लेकिन अगर एयर के अलावा कोई दूसरे मीडियम में अगर बात करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे जाने पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, आगे जाने पे बढ़ रहा है। तो उस वाले केस में जब एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में अगर वो रखा रहेगा, किसी लिक्विड में रखा रहेगा, तो उस केस में जो पावर डिफाइन की जाती है वो होती है म्यू अपॉन एफ। तो म्यू का वैल्यू तो यहाँ पर एन है, तो देखिए आप पावर निकालिए तो एन को गुना कर लीजिए किससे? 1/f से। अच्छा, और 1/f है कितना? ये देखिए, ये हमने निकाला अभी 1.5 बाई एन माइनस वन इंटू 10। तो जब आप इसको गुना करिएगा तो पावर का वैल्यू आ जाएगा 1.5 माइनस एन इंटू 10, मतलब 15 माइनस 10 एन आएगा। 15 माइनस 10 एन आएगा पावर। अब बताइए पावर जो है एन के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है? लिनियरली। इसका मतलब जो आपका ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। इस पे देखिए, इस सवाल में बोला गया है कि जो लाइट है वो, पहले लाइट यहाँ से ए बी से आया, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन करने के बाद, यहाँ पर रिफ्लेक्शन करने के बाद लाइट चला गया सी से डी चला गया, ये पोलराइज हो चुका है, ये है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और ये बताइए कि लाइट कंप्लीटली पोलराइज कब होता है? तो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हैं कि जब लाइट एंगल आई पे आए और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये कंप्लीटली पोलराइज तब होता है जब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना हो? ब्रेस्टर्स एंगल हो, है कि नहीं? और ब्रेस्टर्स एंगल हम जानते हैं कितना होता है, कैसे निकालते हैं? तो tan आई बराबर होता है म्यू टू बाई म्यू वन। अब चेक करिएगा यहाँ पर कि लाइट यहाँ गया, रिफ्रैक्शन किया, इधर जाके रिफ्लेक्शन किया, दोनों परपेंडिकुलर होता है, राइट? तो ये ब्रेस्टर्स एंगल का फॉर्मूला आप अप्लाई करिए तो देखिए, ये है आपका लाइट, यहाँ से लाइट जाकर सेकंड मीडियम में जा रहा है ऊपर की ओर, ये म्यू वन हो जाएगा और ये आपका म्यू टू हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू वन से म्यू टू लाइट जा रहा है, तो बताइए म्यू टू का वैल्यू हो गया कितना? 4/√3। और म्यू वन का वैल्यू कितना हो गया? तो ये हो गया 4/3। तो जब आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 1/, 4 कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा √3। तो tan आई का वैल्यू √3 है, तो आई यानी कि ब्रेस्टर एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपसे ये पूछा गया कितने एंगल पर ये लाइट आएगा कि वो यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो पोलराइज हो जाएगा। तो देखिए, ये तो बीच में आपका ऐसे ही लगा रखा है, ये आपका ग्लास है, और हमें मालूम है कि ग्लास स्लैब से जब लाइट पास करता है तो पैरेलली बाहर निकलेगा, है ना? क्यों? दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ मीडियम सेम है, वाटर नीचे भी है, वाटर ऊपर भी है। तो जो जिस डायरेक्शन में लाइट आया था उसी डायरेक्शन में लाइट बाहर भी निकलेगा। मतलब यहाँ पर एंगल आई है तो यहाँ पर भी एंगल आई ही होगा, ब्रेस्टर एंगल, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका एंटीजर टाइप था, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले सवाल। अगला सवाल आपका देखिए बहुत ही आसान है, ये है आपका मैच द फॉलोइंग। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया, आप इसमें ऑप्शन चेक करके भी डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। तो देखिए, कलरफुल स्काई जो नॉर्थ रीजन में, पोलर रीजन में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं
अरोरा बोरियोलिसिस। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो ये होता है आपका, आप पढ़े होंगे कि जो सन से जो लाइट आ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए सन है और यहाँ पर हमारा अर्थ है, तो ये एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत मात्रा में है। तो जब लाइट यहाँ से आता है, ठीक है ना, लाइट आता है, तो लाइट ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये पोल के पास से जब लाइट गुजरेगा, तो सनलाइट जो है ना, सनलाइट आपका, सनलाइट में आपका चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल्स जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जब कोलिजन करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये इसके जो एटम्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, और एक्साइट करने के बाद फिर तुरंत डी एक्साइट करते हैं। तो जब डी एक्साइट करते हैं, तो वहां पर जो फोटोन रिलीज होता है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग कलर का रिलीज होता है। तो अलग अलग लाइट आपको देखने को मिलता है स्काई में, जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्दर्न, है ना, ऑरोराज या ऑरोराज बोरियोलिसिस। तो ये तो आप क्लास 8 में भी पढ़ते हैं ना, तो मैं जैसे यहाँ लक्ष्मा से पढ़ाता हूँ, तो ये क्लास 8 में हम पढ़ा रखे हैं, सिंगेज बुक में आपको दे भी रखा है। तो ये तो आप आसानी से देख के टिक मार सकते हो कि पहले का आंसर 5 हो जाएगा। अच्छा, तो पहले का ऑप्शन चेक करिए, पहले का ऑप्शन 5 ए में है और डी में है। अच्छा, अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन अलग है। क्यू का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। एस में चलते हैं, तो एस, एस में क्या है? एस बोल रहा है डार्क और ब्राइट फ्रिंज। ये कौन से फिनोमेना में देखने को मिलता है? देखिए, डार्क और ब्राइट फ्रिंज तब देखने को मिलेगा जब इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, या तो डिफ्रैक्शन से हो या इंटरफेरेंस से हो। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों में ही आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका देखिए डिफ्रैक्शन ऑप्शन में है, तो एस का हो जाएगा तीसरा। तो पी का 5वां और एस का तीसरा अगर टिक मारे, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। ठीक है, इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिज्म, दो दो प्रिज्म है और दोनों प्रिज्म से डेविएशन करवाकर लाइट रे डायग्राम दे रखा है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिएगा, दो प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म का एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है A1 और A2। I1 एंगल पे आया, E1 पे बाहर निकल रहा है, फिर यही लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन किया, और यहाँ पर सेकंड प्रिज्म पे लाइट आया है कितने पे, I2 पे, और बाहर कितने पे निकल रहा है, E2 पे। ठीक है, और ये बेसिकली बोला गया कि प्रिज्म का जो ये सरफेस है ना, ये वाला, ये सरफेस और इस वाले प्रिज्म का भी ये वाला सरफेस, ये दोनों सरफेस वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब मिरर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये बेसिकली आपका एक मल्टीपल करेक्ट है क्वेश्चन है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं इसको। देखिए, तो सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन क्या बोला गया कि इफ बोथ प्रिज्म आर एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन। तो बताइए क्या ये लिखा हुआ इक्वेशन सही है? तो देखिए, मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है, तो मिनिमम डेविएशन सबसे पहले ये बताइए आप कि कोई भी लाइट मिनिमम डेविएशन प्रिज्म से कब शो करता है। उसका कंडीशन होता है कि आई और ई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और साथ में R1 R2 भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल? एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा, ये होता है। हाँ, तो ये कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए। अब देखिए, आपको बोला है दोनों प्रिज्म आपका मिनिमम डेविएशन कर रहा है, तो इसका मतलब आप देखिए यहाँ पर से कि जो आपका एंगल I1 और E1 है, ये तो बराबर होगा ही, I1 बराबर E1। फिर जो आपका सेकंड प्रिज्म है उसके लिए I2 और E2, क्या ये दोनों भी बराबर होगा? हाँ, I2 बराबर E2 होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो आपस में बराबर है। थोड़ा फिगर को, ज्योमेट्री को देखिएगा, फिगर में ये, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और यहां से बना लेते हैं एक परपेंडिकुलर।
ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये दोनों एंगल में बराबर है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है निकाल सकते हो क्या? देखिए यहाँ पर E1 है और यहाँ पर I2 है, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। अच्छा ये बताइए, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? तो यहाँ पर से जो एंगल E1 है और I2 है, ये क्या इक्वल हो जाएगा? हाँ, क्यों? ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल से। दैट मीन्स ये चारों के चारों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। कब? जब हम ये मान के चलते हैं देखिए पहला I1 बराबर E1 कब हुआ? जब हम फर्स्ट प्रिज्म पे हम मिनिमम डेविएशन मानते हैं। I2 बराबर E2 कब हुआ? जब हम सेकंड प्रिज्म पे मिनिमम डेविएशन को मानते हैं। और E1 का वैल्यू I2 के बराबर कब हुआ? ये हमेशा हुआ ज्योमेट्री से, सिमिलर ट्रायंगल से, है कि नहीं? तो ज्योमेट्री से आप बोल सकते हैं। अब चलिए, बोला गया कि दोनों प्रिज्म अगर मिनिमम डेविएशन शो कर रहे हैं तो इक्वेशन निकालिए n2/n1 का। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में इक्वेशन लगाना है, मतलब स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं दोनों प्रिज्म के लिए, बताइए क्या होगा? सर बाहर में एयर है तो 1 हो जाएगा 1 साइन I1 बराबर हो जाएगा N1 इंटू साइन R1, है कि नहीं? तब साइन I1 का वैल्यू हो जाएगा N1 इंटू साइन R1, कितना होगा? मिनिमम डेविएशन है तो A1/2, राइट? ये हो गया आपका पहले प्रिज्म के लिए कंडीशन। अच्छा दूसरा प्रिज्म के लिए क्या होगा? तो 1 इंटू साइन I2 बराबर हो जाएगा N2 इंटू साइन, क्या बताइए, R2, है ना? अब R2 का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? A2/2। ये हो जाएगा साइन I2 बराबर N2 इंटू साइन A2/2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया आपका सेकंड प्रिज्म के लिए, ठीक है ना? हमें चाहिए क्या? N1 N2 में रिलेशन। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि I1 और I2 ये तो हमने देखा कि दोनों प्रिज्म से अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो चारों एंगल बराबर है। हाँ, तो I1 I2 बराबर है, मतलब साइन I1 साइन I2 बराबर है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर होगा। और अगर ये दोनों बराबर हो गया तो आपका देखिएगा साइन A1/2 और A2/2 का रेशियो क्या हो जाएगा? ये आपका N2/N1 ही आएगा, है ना? इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया, ठीक है। बोला गया इफ प्रिज्म 2 इज एट मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म 2 जो है वो मिनिमम डेविएशन पे है। तो इसका मतलब अब देखिएगा प्रिज्म 2 जब मिनिमम डेविएशन करेगा तो हमारे लिए कंडीशन क्या है बताइए? सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो P2 की बात कर लेते हैं, आपका ये वाला इक्वेशन इसका मतलब वैलिड होगा, मतलब और एंगल कौन सा बराबर होगा? तो सर सेकंड प्रिज्म पे मिनिमम डेविएशन मतलब I2 का वैल्यू E2 के बराबर है। और ज्योमेट्री से जो एंगल बराबर था I2 का वैल्यू किसके बराबर था बताइए? E1 के। मतलब अगर सेकंड प्रिज्म अगर मिनिमम डेविएशन पे होगा तो आपका ये तीनों एंगल बराबर होगा, ठीक है। अच्छा पूछा गया क्या है कि साइन I1 का जो वैल्यू है क्या ये इसके बराबर होगा हमेशा, ऑलवेज? तो चेक करते हैं, देखिए ये है N2 साइन A2/2, ठीक है। तो N2 इस वाले सेकंड प्रिज्म के लिए देखिए आप, ये है साइन I2 बराबर N2 साइन A2/2 है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसने साइन I1 लिखा है I2 के जगह पे। अब बताइए क्या I2 I1 के बराबर है क्या? नहीं, बराबर तो नहीं है। एंगल आपके बस यही तीनों बराबर है, क्यों? क्योंकि इसने केवल सेकंड प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन बोला है, फर्स्ट प्रिज्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला। और ये कंडीशन तभी वैलिड होगा जब हम I1 और I2 को इक्वल मानेंगे, और ये इक्वल तभी होगा जब हम फर्स्ट प्रिज्म से भी मिनिमम डेविएशन मान कर चलेंगे। लेकिन आप खुद बताइए कि सेकंड प्रिज्म से लाइट अगर मिनिमम डेविएशन करेगा तो क्या जरूरी है कि फर्स्ट प्रिज्म से भी करे?
जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है। ये बोल रहा है ऑलवेज ट्रू, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, थर्ड से पहले फोर्थ के देख लेते हैं क्योंकि सिमिलर है, बी के जैसा है। बोल रहा है अगर हम फर्स्ट प्रिज्म की बात करें कि फर्स्ट प्रिज्म अगर मिनिमम डेविएशन शो कर रहा है तो ये कंडीशन हमेशा सही होगा। क्या सही है? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रिज्म के लिए आपका बताइएगा, थर्ड डी ऑप्शन फर्स्ट प्रिज्म के लिए होगा। अब यहाँ पर I1 की जगह क्या लिखा हुआ है? I2 लिखा हुआ है। बताइए, अगर हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट प्रिज्म मिनिमम डेविएशन है तो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? तो ये आपका I1 का वैल्यू E1 के बराबर होगा और साथ में सिमिलर ट्रायंगल से कौन सा बराबर हो जाएगा? I2। मतलब I1 की जगह यहाँ पर हम I2 लिख सकते हैं। भले हम सेकंड प्रिज्म से डेविएशन मिनिमम न माने, लेकिन फिर भी आपका I1 I2 यहाँ पर इक्वल है। तो हाँ, इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चेक करिए ऑप्शन सी, देखिएगा ऑप्शन सी में क्या पूछा गया? थीटा एंगल। तो देखिए उसके लिए हम एक काम करते हैं, थीटा एंगल को थोड़ा ज्योमेट्री में देखिए। यहाँ पर बोला गया एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्म में निकालना है। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन जो लिखा हुआ है, ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला मालूम है क्या? थिन प्रिज्म के लिए देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है, मेंशन किया गया थिन प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन हो रहा है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है थिन प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन का? ये होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए होता है कि नहीं? ये डेल्टा वन और ए वन, ठीक है, और ये म्यू वन। डेल्टा टू बराबर म्यू टू माइनस वन इंटू ए टू हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर देखिएगा डेल्टा अपॉन एन माइनस वन पूछा गया। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से आप एक लाइन बनाइए थीटा एंगल। तो जैसे ही आप एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं परपेंडिकुलर टू मिरर, तो आप देखिएगा कि ये सरफेस जो है, ये प्रिज्म का सरफेस और ये जो थीटा एंगल से जो हमने वर्टिकल लाइन बनाया, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगा? क्योंकि दोनों वर्टिकल है। और अगर दोनों वर्टिकल है तो बताइए ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल A1 का आधा होगा, ये एंगल A1 का आधा होगा, A1/2। तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। सिमिलरली इधर आप देखिएगा ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल A2/2 और ये भी एंगल A2/2, क्या ये भी बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? मतलब थीटा एंगल जो है वो इस दोनों एंगल से मिलकर बना है। थीटा बराबर हो जाएगा A1/2 प्लस A2/2। तो सिंपल है। अब देखिए आप A1 A2 आप निकाल लीजिए। यहाँ से A1 बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन म्यू माइनस वन, यहाँ से A2 हो जाएगा डेल्टा अपॉन म्यू माइनस वन, और 2 से फिर डिवाइड कर लीजिए। चेक करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन देखिए यहाँ पर डेल्टा अपॉन म्यू माइनस वन, डेल्टा अपॉन म्यू माइनस वन और 2 से डिवाइड कर ले। ये हो गया आपका A1/2 और ये हो गया आपका A2/2। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सी है ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए मल्टीपल करेक्टा, तो आंसर हो जाएगा ए, सी और डी, ये आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। चलिए इसको देखिएगा अगला सवाल। ये डिफ्रैक्शन से, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखिए बोला गया कि स्लिट का जो विड्थ है वो दे रखा है, ठीक है, और साथ में आपका जो वेवलेंथ है वो मोनोक्रोमेटिक है, लाइट। और डिफ्रैक्शन में दे रखा है एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, ये दे रखा है इतना है। तो पूछा है कि फ्रैक्शनल एरर कितना होगा वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ पूछा गया। ये बताए वेवलेंथ और ये लैम्डा में क्या, वेवलेंथ और एंगुलर विड्थ स्लिट विड्थ में क्या रिलेशन क्या है? तो देखिए आप पढ़े होंगे कि वेव ऑप्टिक्स में एक सिंगल स्लिट है, तो यहाँ से लाइट आएगा, है ना, लाइट आएगा और लाइट जब आगे जाकर मिलेगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है। पता है फर्स्ट मिनिमा कहाँ पर बनता है? जहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये होता है लैम्डा के बराबर।
इंटरफेरेंस में होता है कितना, λ/2, लेकिन डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं सिंगल स्लिट, ये होता है लैम्डा के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये बोला गया एंगुलर विड्थ। अच्छा, इसके सेंटर में जो होगा ये तो मैक्सिमम होगा, सेंट्रल मैक्सिमम। तो पूछा गया है कि जो एंगल है ये एंगुलर थीटा दे रखा है, एरर पूछा है, एरर इन लैम्डा, फ्रैक्शनल एरर। तो बताइए, ये बताइए कि डेल्टा एक्स इसमें क्या होता है, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस, ये होता है ए साइन थीटा, पता है ना। अच्छा, ए साइन थीटा, डेल्टा एक्स अगर बात करें फर्स्ट मिनिमा पे तो कितना होगा, लैम्डा, लैम्डा बराबर होगा ए इंटू साइन थीटा, राइट। अच्छा, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो थीटा का वैल्यू दे रखा है 2 डिग्री है, मतलब स्मॉल एंगल है, तो बोल सकते हैं लैम्डा बराबर हो जाएगा ए इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिखेंगे, राइट। तो अब ये बताइए कि हमें लैम्डा का एक्सप्रेशन मालूम है और हमें चाहिए लैम्डा में रिलेटिव एरर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा थीटा बाई थीटा, ये हो जाएगा रिलेटिव एरर का एडिशन हो जाएगा। अब इसमें आपको सब कुछ वैल्यू दे रखा है और आपको ये पूछा गया है, बताइए डेल्टा ए मतलब एरर इन विड्थ, स्लिट विड्थ, तो ये दे रखा है कितना, ये देखिए ये जो वैल्यू दे रखा है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 0.016, सॉरी इसका उल्टा होगा, ये तो इसका रियल वैल्यू है, एरर है 0.002 और ये है एक्चुअल वैल्यू 0.016 प्लस डेल्टा थीटा कितना है 40 डिग्री, ये मिनट में दे रखा है और ये है 2 डिग्री। अब देखिए मिनट को आप कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में, तो मिनट को कन्वर्ट करेगा तो 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट होगा, तो 60 से इसको डिवाइड कर लेंगे, डिग्री हो गया ऊपर में नीचे में। अब बताइए कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, काटिए 20 से 20 40, 60, 1/3 आ जाएगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया आपका 2/60 मतलब 1/8, 1/8 प्लस 1/3, दैट मीन्स ये हो जाएगा लगभग कितना 24, 3 और ये 8, 11/24, 12/24 होगा तो 1/2 होगा, तो 0.5 के आसपास होगा, लेकिन उससे कम है तो ये वैल्यू हो जाएगा लगभग 0.49 या 0.48 के आसपास हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर इन वेवलेंथ आ गया इसके आसपास, ठीक है। तो ये इसमें डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन था और साथ में आपका एरर भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, मतलब सनलाइट, और उसको एक थिन प्रिज्म से पास करवाया, देखिए देखिए ये प्रिज्म है और थिन प्रिज्म है, तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 6 डिग्री, ये ए दे रखा है, और बोला गया है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, हाँ ये तो हमें पता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो करता भी है, तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है ये दे रखा है, अल्फा, है ना, इसका वैल्यू है अल्फा इंटू लैम्डा प्लस बीटा बाय लैम्डा स्क्वायर, यही है, अल्फा बीटा दे रखा है। पूछा गया है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किस वेवलेंथ के लिए सबसे कम होगा, है ना, तो उसका मिनिमम डेविएशन का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। ये बताइए थिन प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला ये होता है ना डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही होता है, हाँ। अब देखिए मिनिमम डेविएशन हमें निकालना है और म्यू का जो वैल्यू है ना वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, कैसे, तो रख दीजिए इसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा इंटू लैम्डा प्लस बीटा अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए का वैल्यू कितना है 6 डिग्री, ठीक है। तो अब बताइए ये दे रखा है आपका मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना, और हमसे पूछा गया है इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर तो फिजिक्स खत्म हो गया, मिनिमम वैल्यू अब निकालना, इसका मतलब क्या है, ये तो मैक्सिमम मिनिमा का सवाल हो गया, है कि नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमा किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन करके पहले जीरो करेंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा का वैल्यू किस पे मिनिमम आएगा
और मिनिमम मैक्सिमम चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो भी आप डिफरेंशिएट करके सिंगल डिफरेंशिएशन से निकालोगे लैम्डा, उसी पे मिनिमम मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? तो डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ये कितना आएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फा, और यहाँ से कितना आएगा बताइए? बीटा कांस्टेंट है, ऊपर जाएगा तो लैम्डा का पावर -2, तो -2, ठीक है, -2 यहाँ गुना में आएगा और डिवाइड बाय लैम्डा का पावर 3 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया इंटू 6 डिग्री, इसका वैल्यू 0 है। तो जैसे आप 0 करिएगा तो यहाँ से बताइए रिलेशन आएगा क्या, कि अल्फा, जो आपका एंगल है अल्फा, एंगल अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 2 बीटा बाई लैम्डा क्यूब, इसके बराबर होगा। मतलब लैम्डा क्यूब का वैल्यू आ गया 2 बीटा बाई अल्फा। इस यहाँ से आप निकालेगा लैम्डा का वैल्यू, तो इस लैम्डा पे वैल्यू आपका डिफरेंशिएशन का 0 हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं ये पता करने के लिए कि क्या इसी लैम्डा पे मिनिमम मिलेगा, तो आप डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम चले वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, सिंगल करेक्ट है, तो आपको बस टिक मारना है। तो मिनिमम मान के चले इसी पे आएगा, तो अब आप मिनिमम इसी पे आएगा तो डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए। किसका मिनिमम वैल्यू पूछा गया? मिनिमम डेविएशन का मिनिमम पूछा गया। ठीक है, तो इसमें बताइए लैम्डा अल्फा इंटू लैम्डा है ना, तो अल्फा इंटू लैम्डा क्या आएगा बताइए? एक काम करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ये बताइए इसको, एक लैम्डा इधर गुना कर लेते हैं या फिर यहीं से देख लीजिए। लैम्डा क्यूब है ना, एक लैम्डा यहाँ से निकाल के लेके जाइए, अल्फा इंटू लैम्डा हो गया 2 बीटा अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो अल्फा इंटू लैम्डा जो यहाँ पर है ना, उसकी जगह रख देते हैं हम कितना, 2 बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6, बताइए कितना हो जाएगा? तो 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा, तो 3 बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6 आ गया। अब बताइए ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। बीटा का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? तो बीटा का वैल्यू आपको दे रखा है 0.096, 0.096 डिवाइड बाय अल्फा का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 सॉरी, अच्छा लैम्डा है ना, लैम्डा स्क्वायर है, अच्छा लैम्डा क्यूब अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर वैल्यू रखे 2 बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है? 0.096 बाय अल्फा का वैल्यू 3 है, इसका पावर हो जाएगा कितना बताइए? ये लैम्डा निकलेगा तो पावर 1/3, और ये स्क्वायर है तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना इंटू 6, हमें इसका वैल्यू निकालना है। चलिए कैलकुलेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपका वैल्यू? ये 3 से काटिएगा तो ये 3 या 3 दूनी 6, 32 दूनी 64 हो जाएगा। अच्छा 64 हो जाएगा तो 64/1000 लिख सकते हैं इसको, 64/1000 लिख सकते हैं। इसका पावर है 2/3, मतलब ये हो जाएगा 4/10 का पावर स्क्वायर है, 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16, तो इसका वैल्यू नीचे में हो जाएगा 0.16। तो बताइए ये हो जाएगा 3 इंटू 0.096 बाई 0.16 गुने 6 डिग्री है, ये कितना आ जाएगा बताइए? 16×6 = 96 होता है, तो ये हो जाएगा 0.6। अब बताइए कितना हो जाएगा? 6×6 = 36, 3 गुने 36 मतलब 3.6, और 3.6 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है। 16×6 = 96, सही है। चलिए बेटा 3 से गुना कर लेंगे, 36×18, चलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा? 3 इंटू
बीटा बीटा का वैल्यू 0.096 बाई लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर मतलब इतना पावर 2 बीटा बाई अल्फा है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये 3 से कटेंगे तो 32, 32 में 64, 64 बटे 1000 मतलब 4/10, 4/10 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर 0.16, ठीक है, 0.16 into 6 डिग्री। तो ये बताइए कितना आ जाएगा। तो 3 इंटू ये 96 बाई ये हो जाएगा कितना 160 राइट, इंटू 6। तो ये आपका आ जाएगा 16 से काटेंगे, 16 छक 96, लगभग वही आ रहा है। कितना 17 18 कितना 10 10.8 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। अच्छा यहाँ पर है, सॉरी सॉरी सॉरी। बीटा का वैल्यू देखिएगा, आपका बीटा का वैल्यू दे रखा है 0.096 है, और ये 3 दे रखा है। हम्म, हम्म, अच्छा अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल है ये 16 16 16 16 48 48, अच्छा 4.8 आ जाएगा। तो आंसर जो है आपका यहाँ पर 4.8, हाँ, ऑप्शन बी। तो 4.8 डिग्री का अगर वेवलेंथ होगा, सॉरी ये इस मिनिमम डेविएशन होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो मिनिमम डेविएशन होगा वो 4.8 का होगा उस पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। और वेवलेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, तो इस यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस वेवलेंथ के लिए आपका मिनिमम डेविएशन होगा स्मॉलेस्ट डेविएशन। तो देख सकते हैं बच्चों कि इस चैप्टर से अकेले ऑप्टिक्स से आपका कितने क्वेश्चंस आए। बहुत सारे आए, हाई वेटेज है, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ अच्छे भी थे और कुछ क्वेश्चंस आपके इजी भी थे, है ना। जैसे मैं इसका फॉलोइंग आपने देखा, काफी इजीली बन गया, है ना। फिर ये जो ब्रेस्टर्स एंगल से क्वेश्चन था ये भी आसानी से बन गए। पावर का फॉर्मूला था, इसमें बस ये सोचना था एयर के लिए अलग और लिक्विड के लिए अलग होगा। तो कह सकते हैं जो क्वेश्चन आए थे मॉडरेट आए थे, इजी भी थे, और इससे एक टफ जैसे प्रिज्म वाला जो क्वेश्चन आया दोनों ये वाला काफी अच्छे क्वेश्चन थे। तो एक अच्छा खासा वेटेज के साथ इस बार ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए फिर आज मिलते हैं फिर, आज मेरे इतना ही, धन्यवाद।